नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। जेरे हत्याकांड तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को मृत्युदंड तथा 9 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता को जुर्माने की राशि में से 1.5 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पास्को कोर्ट रामेंद्र कुमार ने शुक्रवार को सुनाया। पास्को कोर्ट के जज ने 66 पेज के फैसले में इस घटना को बेहद क्रूर और अमानवीय तथा अवर्णनीय बताया और दुर्लभ से दुर्लभतम बताया। अभियोजन कहानी के अनुसार 24 नवंबर 2019 की रात मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी नजीरुद्दीन उर्फ पौआ पुत्र अब्दुल अजीज अंसारी निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर ने पीड़िता के घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से गृहस्वामी की हत्या कर दी। गृहस्वामी की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया, तब तक दुष्कर्म किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इस बीच कमरे में 4 महीने का बच्चा जग गया तो आरोपी ने उसकी भी ईंट से कूचकर हत्या कर दी। जबकि 8 वर्षीय बच्ची जगी तो बहसी दरिंदे ने पीड़िता को भी बुरी तरह से मारा और उसके साथ दुष्कर्म किया। गृहस्वामी के भाई ने दूसरे दिन सुबह मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी नजीरुद्दीन को गिरफ्तार किया तथा 1 सप्ताह के अंदर ही आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। इस मुकदमे में संयुक्त अभियोजन निदेशक वेद प्रकाश शर्मा तथा पैरोकार मुबारकपुर थाने के प्रभारी पंकज सिंह के विशेष प्रयास से वादी समेत 14 गवाहों को विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नजीरुद्दीन को मृत्युदंड तथा 9 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय पास्को द्वारा इस अभियुक्त नजीरुद्दीन उर्फ पौआ को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और शेष मामलों में 376 आदि में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और हर मामले में इसको आर्थिक दंड की सजा भी दी गई है। वह आर्थिक दंड जो पीड़िता को दिया जाएगा। क्या घटनाक्रम था सर उस पे? घटनाक्रम यह है कि दिनांक 24/11/19 को की रात में ये एक अज्ञात आदमी का आया था कि ये 3 लोगों का मर्डर कर दिया है। इसके भाई को जब सूचना मिली तो वह भागकर घर पर आया और यहाँ आया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर गया तो देखा उसका भाई इरफान अहमद, इनकी जो है मृत्यु हुई है, उनकी पत्नी भी मरी हुई है, एक 4 साल का बच्चा वो भी मरा हुआ है। इसके बाद वह 2 और जो बच्चे थे घायल थे उनको किसी तरह से लेकर अस्पताल गया, PSC पे गया। PSC से उसको सदर अस्पताल रिफर किया गया। सदर अस्पताल से लाइफलाइन में लाया गया। लाइफलाइन में जहाँ इलाज चल रहा था, बेहोशी के दशा में जो पीड़िता है उसने एक दाढ़ी वाले का नाम बताया था, जिसके आधार पर दूसरे अभियुक्त के नाम से FIR पंजीकृत हो गया। लेकिन पुलिस को उस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी मेहनत के बाद 8 दिन के लगभग बाद इस अभियुक्त नजीरुद्दीन उर्फ पौआ का नाम प्रकाश में आया। जब इस पूरे मामले को खुलासा हुआ, जब पीड़िता पूरी तरह से होश में आई, तब उसने बताया कि ये अभियुक्त घर का दरवाज़ा खटखटाया और इसके बाद जब उसके पिता ने दरवाज़ा खोला तो ये ईंट का प्रहार इसके सर पर किया। जब वो घायल होकर गिर गया, उसकी पत्नी आई, उसके साथ उसके सर पर भी ईंट का प्रहार किया। वो भी जब बेहोश हो गई, बच्चा चिल्लाने लगा तो उसको मार दिया। जो 4 साल का यान था उसको मार के ख़त्म कर दिया। इसके बाद इसने जो एक महिला है उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उससे संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर जो पीड़िता है उस पीड़िता के साथ जो है बलात्कार किया, उस पर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो ये उसने उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और ये लापता हो गया। इसके बाद ये घटना के 7वें-8वें दिन ये अपने भतीजियों को अश्लील वीडियो जो घटना स्थल पर
तैयार किया था वो दिखाने लगा, जिस पर उनका तबीयत खराब होने लगा। उन्होंने अपनी माँ से कहा और माँ ने पड़ोसी से बताया और इस तरह से मामले का खुलासा हुआ। इसमें कौन कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था? इसमें धारा 302, 376, 307 और 5/6 पास्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। तो इसमें कितनी सजा हुई? इसमें 302 में फांसी की सजा, फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए, उसमें 2 लाख रुपए जुर्माना। धारा 307 में आजीवन कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना। 376 में आजीवन कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना। इसके साथ ही जो है कुछ सेक्शन हमने ऐड करवाया था, 376A, 376AB, जिसमें भी आजीवन कारावास और जुर्माना, और 201 जो घटना में प्रयुक्त हथियार को छिपाना, साक्ष्य मिटाना, इसके लिए 201 में भी इसको सजा सुनाई गई है 10 साल की। आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने भी चुनाव अधिसूचना जारी कर दी। जिले में एक साथ 1858 ग्राम प्रधान, 2004 बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य के 84 पद और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए दूसरे चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। सभी पदों पर चुनाव के लिए 7 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि शनिवार से ही नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। जिलाधिकारी की ओर से जारी सूचना के अनुसार 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 9 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सुबह 8 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अगले दिन 11 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक उम्मीदवारी वापसी का समय रहेगा। इसी दिन 11 अप्रैल को 3 बजे से उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि 2 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। जानकारी के बाद अब शनिवार को ब्लॉक और जिला स्तर पर नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों आरओ स्तर से भी चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ ही शनिवार से नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। ग्राम प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए संबंधित ब्लॉक से नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन होगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में बनाए गए नामांकन कक्ष से होगा। जानकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी। 26 मार्च 2021 को माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसके ही कंटिन्यूएशन में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद आजमगढ़ के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत जनपद आजमगढ़ में 7 और 8 अप्रैल को नामांकन किए जाएंगे। 9 और 10 अप्रैल को उनकी समीक्षा की जाएगी और 11 तारीख को प्रतीक आवंटन किया जाएगा। मतदान जनपद आजमगढ़ में 19 अप्रैल को किया होगा और उसकी जो काउंटिंग है मतगणना वो 2 मई को की जाएगी। इस तरह पूरा कार्यक्रम एक जारी किया जा चुका है जनपद आजमगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए। इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद आजमगढ़ में कुछ 22 विकासखंड है, जिसमें कि 1858 ग्राम प्रधानों का चयन होना है। 1858 ग्राम पंचायतें हैं। बीडीसी सदस्य जिनका चयन होना है 2104 हैं। जिला पंचायत सदस्य 84 हैं और ग्राम पंचायत सदस्य 22,820 हैं। इन सब चुनाव के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके तहत 6,229 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो कि 2064 केंद्रों पे हैं। इन सब में चुनाव की व्यवस्था की गई है और हमारे जनपद में 37,20,084 लगभग मतदाता हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और व्यवस्था लागू करने के लिए नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, जो कि अपने अपने कार्य के लिए ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, और साथ में 23 रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए हैं और 286 उनके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए हैं निर्वाचन अधिकारी। और साथ में फील्ड में लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए और सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए 44 जोन में बांटा गया है पूरे जनपद को, और उसको फर्दर छोटे इकाइयों में 278 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें कि मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा चुकी है। तो इस तरह पूरी प्रक्रिया को करने के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और एक शांतिपूर्ण चुनाव
जनपद आजमगढ़ में कराया जाएगा। तो नामांकन पत्रों में बिक्री कब से होगी और छुट्टी के दिन कैसे क्या रहेगा? कल आज जैसे आज 26 से 27 को समस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं अपने अपने क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी करेंगे, जिसके तुरंत बाद नामांकन पत्रों की बिक्री जारी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जो ब्लॉक के लिए बीडीसी सदस्य के लिए और ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम प्रधानों के लिए और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए जो नामांकन पत्र हैं वो ब्लॉक परिसर से मिलेंगे, संबंधित ब्लॉक परिसर से, और जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो व्यवस्था रहेगी। बाकी सार्वजनिक जो दिन हैं, छुट्टियां हैं, अवकाश है, उन पे भी नामांकन पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी बूथों पे जो मानक है उसके तहत पर्याप्त पुलिस फोर्स रहेगी, और जिस तरह से सेक्टर और जोन बांटे गए हैं उसी तरह से पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स भी बनेंगे, पुलिस जोनल ऑफिसर्स भी बनेंगे, और सभी समस्त एसडीएम, समस्त एडीएम्स और एडिशनल एसपीज और सीओस और बाकी थानाध्यक्ष उनके मार्ग निर्देशन में और उनके क्या कहेंगे आप सुपरविजन में बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। सारी व्यवस्था की जा चुकी है। आप देखेंगे कि जो होर्डिंग और पोस्टर बैनर्स हैं उनको हटाने की, जो सार्वजनिक स्थलों पे लगे हैं, बिना अनुमति के लगे हैं, उन सब को हटाने की ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है। ये निरंतर लागू रहेगी। और आपको एक और चीज़ अवगत करानी है, क्योंकि इस बार कोरोना का संक्रमण जो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से बढ़ रहा है, तो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, जो कि समस्त पोलिंग स्टेशंस पे उसकी व्यवस्था रहेगी। साथ में जो प्रत्याशी हैं उनको भी चुनाव प्रचार के दौरान उसका पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की सभाएं, किसी भी तरह का जुलूस, किसी भी तरह की जो भी और चीज़ें हैं उसके लिए परमिशन संबंधित जगह से आवश्यक होगी लेनी, अन्यथा उसमें उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, और साथ साथ एक निष्पक्ष चुनाव जो जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कराने के लिए, उसमें सब सहयोग करें। इसका ऑलरेडी आकलन किया जा चुका है। मैं उसको आपको डिटेल उपलब्ध करा देंगे। जो हमारे टोटल 2064 हमारे टोटल पोलिंग सेंटर्स हैं, उसमें 4 तरह की कैटेगरीज हैं। एक हाइपर सेंसिटिव प्लस है, जिसपे कि 207 ऐसे सेंटर्स हैं। हाइपर सेंसिटिव हैं 808, सेंसिटिव 603 है, बाकी नॉर्मल है। तो उन सब पे विशेष तौर पे अधिक सुरक्षा बल लगेगा, और साथ ही वीडियोग्राफी की जो व्यवस्था है वो हम प्रत्येक पोलिंग सेंटर पे कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई नंबर जारी किया जाएगा? शिकायत दर्ज कराने के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो कि कलेक्ट्रेट में स्थापित है, और उसमें करीब 11 टेलीफोन लाइन है जो कि मर्ज हो रही हैं, और एक टोल फ्री नंबर है, वो उसके बारे में अभी अवगत करा दिया जाएगा। उसके लगाने की कार्रवाई की जा चुकी है। मतदान कर्मी के बारे में अगर कोई निर्देश इस तरह का आता है तो वो अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और जैसे आप जानते हैं 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के कोई भी नागरिक हो जनपद के या प्रदेश के, सबको वैक्सीन लगेगी। तो वो व्यवस्था भी 1 अप्रैल से की जा रही है। उसके लिए बिल्कुल बाध्यता है। जैसे कि आप घर घर प्रचार कर रहे हैं तो 5 से अधिक लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं, और उससे अधिक अगर आप करते हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया में किस तरह से रहेगा? सोशल मीडिया से जो हमारा सेल है, साइबर सेल है, जो जनपद में है, वो पूरी नज़र उस पर रखेगा, और किसी भी तरह की कोई भी किसी के ऊपर कोई अगर आरोप लगाता है, प्रत्यारोप लगाता है, किसी तरह की टिप्पणी करता है, तो उसको भी नज़र रखी जाएगी। किसी भी तरह की कोई सेंसिटिविटी बनाने की कोशिश करता है, नज़र रखी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, और ये कार्रवाई कई दिनों से चल भी रही है। हॉर्न और वो हटाए भी गए हैं, और साथ में बैनर पोस्टर्स भी हटाने की कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। कमी बिल्कुल नहीं आएगी, जैसा कि इसीलिए 4 चरणों में चुनाव हो रहा है, और आयोग से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तहत जिस जनपद में चुनाव है उस जनपद में अन्य जनपदों से जो भी कार्मिक की कमी है वो पूर्ति की जाएगी, और साथ में जो पुलिस कार्मिकों की कमी है या होमगार्ड्स की कमी है वो भी अन्य जनपदों से पूर्ति की जाएगी, जिसके लिए ऑलरेडी डिमांड जो है वो उचित माध्यम से ऊपर पहुंचाई जा चुकी है।
तस्करी के लिए ले जाए जा रहे करीब 100 जीवित कछुओं को रोडवेज तिराहे से पुलिस ने बरामद कर लिया। सभी कछुओं को पुनर्वासित करने के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। लवारिस हाल में बड़ा बैग किसका था और इसे कहां ले जाया जा रहा था, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। रोडवेज तिराहे पर एक होटल के सामने पटरी पर एक बड़ा बैग पड़ा मिला था। पटरी पर ठेला लगाने वाले दुकानदार जब करीब 9 बजे ठेला लेकर पहुंचे तो उन्होंने बैग को देखा। पटरी को साफ सुथरा करने के लिए जब वह बैग उठाने लगे तो काफ़ी भारी था। पूछताछ करने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो दुकानदार ने कई लोगों के सामने बैग को खोला तो बैग में एक बोरे में कछुए देख उसने रोडवेज पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कछुओं सहित बैग को जब्त कर लिया। बैग में करीब 100 कछुए जीवित अवस्था में मिले, जिसे पुलिस ने बाद में वन विभाग को सौंप दिया। आशंका जताई जा रही है कि कछुओं को तस्कर कहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन वहां दुकानदार की नजर पड़ने से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि रोडवेज से लावारिस हाल में कछुओं से भरा बैग मिला है। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अंदर एक बोरे में काफ़ी संख्या में कछुए मिले थे और जब कछुए वाला तलाश किया गया कि वो किसका बोरा है तो वो हाथ नहीं है। कछुए लावारिस हालत में वहाँ पर एक बोरे के अंदर मिले। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और कछुए उनके सुपुर्द किए गए हैं। इस संबंध में जो ये तस्करी करके ला रहा था उसकी जांच पड़ताल की जा रही, सीसीटीवी वगैरह देखे जा रहे हैं, जिससे पता चल सके कौन व्यक्ति था जो इन्हें लाकर यहाँ पर छोड़ गया था और इसमें पहचान होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सर, बताया जा रहा है कि ये प्रतिबंधित कछुए थे और बाहर से इनको लाया गया, तो इसके लिए जो कछुए लाया था वो मिला नहीं है, तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन निश्चित रूप से इन तस्करों को कहीं बाहर से लाया गया था और रोडवेज परिसर में रख के किसी बस की इंतजार कोई व्यक्ति दूर खड़ा होकर कर रहा होगा और पुलिस पहुंच गई होगी, तब ये उन्हें देख के भाग गया हो। इसी तलाश की जा रही, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार एस.के. दत्ता के शहर के रैदुपुर स्थित पायनियर अखबार के कार्यालय को प्रशासन द्वारा 24 मार्च की शाम को बुलडोजर से ढहाए जाने के विरोध में जर्नलिस्ट क्लब व सिविल सोसाइटी के लोगों ने शुक्रवार के दिन मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि घटना की जांच कराकर दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए। चेतावनी दी गई कि अगर एक सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 2 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त से मौके का निरीक्षण करने का अनुरोध किया। मंडलायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मंडलायुक्त महोदय के समक्ष ये रखी है, उनसे ये निवेदन किया कि आप स्वयं आकर के पहले स्थलीय निरीक्षण कर लें और निरीक्षण करने के बाद जो भी तथ्य सामने आता है उस पर विधि पूर्वक जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो हो, और बाकी अब रह गया उसका कानूनी पहलू। तो कानूनी पहलू के लिए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय खुला हुआ है और हम लोग इसमें एक रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं। साथ ही साथ आज ही हम लोग कलेक्टर आजमगढ़ को इस संबंध में पूरे तथ्यात्मक कागजातों के साथ ये पूरी जानकारी उनको देंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे उप जिलाधिकारी आजमगढ़ के जो हैं उनके खिलाफ अगर उन्होंने गलत किया है तो सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। ऐसा आजमगढ़ के पत्रकारों की उनसे मांग है, सिविल सोसाइटी की मांग है, आजमगढ़ के विभिन्न वर्गों की मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा के 26 मार्च को भारत बंद के आह्वान के समर्थन में आजमगढ़ के किसान संगठनों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को नामित 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि तीनों काले कृषि कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी की गारंटी दी जाए, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 रद्द किया जाए, रबी के फसल की सरकारी खरीद की गारंटी दी जाए। का आह्वान किया है किसान मोर्चे ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने भारत बंद का आह्वान किया है और इस भारत बंद में पूरे देश के किसान भी शामिल हैं, कर्मचारी भी शामिल हैं, मजदूर भी शामिल हैं। अलग अलग जगहों पर हम उस भारत बंद के समर्थन में यहाँ आए हैं और जो तीनों कृषि बिल है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ जो मजदूरों का श्रम कोड 4 आया है उसको ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं और भारत के जो संसाधन है बेचने की जो कोशिश हो रही है
जो सारी संस्थाएं जो हमारे PSU हैं उनको बेचने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हम हैं। और इसके अलावा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज जो सब बंद किए जा रहे हैं, ये कोविड-19 के नाम पर हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम एक मांग कर रहे हैं कि तत्काल भारत सरकार इन सब चीज़ों को लागू करे, जिसमें हम एक मांग पत्र देंगे और राष्ट्रपति के नाम भेजेंगे। आप जान ही रहे हैं कि सरकार कहीं से भी लोकतांत्रिक अब जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4 महीने हो गए, आज 4 महीने किसान मोर्चे पर बैठा है और 300 से ज़्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। और 300 किसानों की शहादत से इनको कोई परेशानी नहीं है। मदरसा मिनी ITI, मदरसा मिनी अरबिया इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम महाराजगंज में कार्यरत अनुदेशकों व कार्मिकों का वेतन मार्च 2020 से अवरुद्ध है, जिससे इन कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। बकाये वेतनमान की मांग को लेकर मदरसा कर्मचारियों ने शनिवार को मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। हम लोगों ने माननीय आयुक्त साहब महोदय के हम लोग आके मिले हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। हम लोग को सबसे ज़्यादा शिकायत अपने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से है, क्योंकि वो बैठे हुए मंडलीय अधिकारी की भी बातों को वो परिप्रेक्ष्य अलग कर देते हैं और अपनी मनमाने रवैये को अख्तियार होते हैं। मदरसा मिनी ITI मिफ्ताहुल उलूम महाराजगंज आजमगढ़ मदरसे में संदर्भित ITI है, जिसमें 5 कर्मचारी कार्यरत हैं। मार्च 2020 से अब तक बिना किसी कारणवश वेतनमान रोका गया है। और यदि अगर अब वो कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में भी कर्मचारी लोग जबरन इनके द्वारा भेजे गए और जाके वहाँ से हाई कोर्ट ने इन लोग को रिलीफ दिया। उसके बाद इन्होंने, इससे पहले जो लोग कोर्ट गए थे शिक्षक लोग मदरसे के, इन्होंने अपने स्तर से वेतन दे दिया, लेकिन द्वेष वेश मदरसा मिनी ITI कर्मचारियों को इन्होंने हाई कोर्ट भेजा। हाई कोर्ट भेजने के बाद जब आर्डर आ गया इनके पक्ष में, तो उसको उठा के शासन भेज दिया। ये हर तरीके से इनको दोहरा मापदंड ये अपना रहे हैं। या तो इनको पैसा भरपूर दे दिया जाए तब ये करेंगे, वरना ये घुमाते रहेंगे। आज हम कर्मचारी लोग क्षुब्ध होकर के इनके सहयोग में मैंने खुद अपने स्टाफ और अपना वेतन का बहिष्कार किया है कि अगर मेरे 5 कर्मचारी भूखे मर रहे हैं तो 4 हम भी भूखे मरेंगे, क्योंकि ये 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, आज 13 महीना हो गया कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। Give your child a world-class education at the IRIS School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the IRIS School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर।
हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।